अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 1, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल थीरीज, स्ट्रक्चर एंड कल्चर। ये आपका फर्स्ट यूनिट है। इसमें आगे हम देखें आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग तो 9 ऑब्जेक्टिव्स हम कवर करेंगे। तो देखते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज़ डिस्कस वेरियस थीरीज ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हम देखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, उसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ एंड लाइन रिलेशनशिप क्या होता है, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हैं, और रीडिज़ाइनिंग और रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है। ठीक है, इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपकी बुक पे नहीं दिए हुए, वो मैं आपको स्लाइड से करवा दूंगी और बाकी जो है वो आपका बुक से कवर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, थीरीज ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ थीरीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की और कुछ थीरीज हैं मैनेजमेंट की, लेकिन आपकी बुक पे थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दी हुई हैं। पहले हम बुक से कवर करेंगे क्योंकि आपका जो पेपर है वो बुक से ही बनता है। उसके बाद फिर हम इसकी तरफ आएंगे जो कंटेंट में है लेकिन बुक पे नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको स्लाइड से करवा दूंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर आपका कंटेंट के अकॉर्डिंग 1 होगा और बुक से आपका चैप्टर नंबर 2 होगा। ठीक है, डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ना, साथ साथ आपने ये जो ऊपर हाईलाइट किया हुआ है और जो भी ये ऊपर मार्क किया हुआ है ना, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो आपने ऐसे मार्क करते जाना है। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कौन से ज़्यादा अच्छे से आपने करने हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं, वो हम करते हैं। आगे फिर हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? When individuals come together to fulfill a common aspiration, organizations are formed। मतलब जब कोई भी इंडिविजुअल या दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स मिलके काम करते हैं किसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन बनती है। ठीक है, अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मॉल भी हो सकती है और लार्ज भी हो सकती है। अगर सिंपल जो है हमारे पास दो इंडिविजुअल्स हैं, वो वर्क कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अपना बिजनेस चला रहे हैं, जो भी उनके प्रोसेसेस हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, तो वो दो इंडिविजुअल्स हैं, उनका सिंपल स्ट्रक्चर होगा ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो होगी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए, तो वो होगी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि हम हेल्थ में पढ़ रहे हैं ना, इसको हेल्थ में स्टडी कर रहे हैं। तो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का जो मेजर गोल क्या होता है, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हेल्थ को इम्प्रूव करना। ठीक है, पेशेंट्स की, पीपल की हेल्थ को, वेलबींग को एडवांस करना, उनको इम्प्रूव करना, उनको प्रॉपर केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये हमारे पास जस्ट इसकी डेफिनेशन थी और दो फॉर्म्स हैं, दो टाइप्स हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब डेफिनेशन है फिलोसफी की। फिलोसफी क्या होती है? बेसिकली ये एक रिटन स्टेटमेंट होती है जो कि रिफ्लेक्ट करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ को, विजन को और मिशन को। ठीक है, ये 3 टर्म्स आपने याद रखनी है। जो फिलोसफी होती है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ को, मिशन को और विजन को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, अब आपने वैल्यूज़ का तो पढ़ा होगा पहले ही। वैल्यूज़ क्या होती हैं? ये बिलीफ होते हैं, एक पर्सन के एटीट्यूड्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, आइडियाज़ के बारे में, एक्शंस के बारे में, पर्सनस के बारे में। ठीक है, जब वैल्यूज़ मिलती हैं तो क्या बनता है? एक पर्सन का बिहेवियर बनता है। ठीक है, और जब बिहेवियर आगे मिलता है, एक पर्सन जो है उसका बिहेवियर आगे उसका कल्चर बनाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी वैल्यूज़ की। उसके बाद आगे है विजन। अब विजन और मिशन में आपने डिफरेंस याद रखना है। विजन और है, मिशन और है। विजन क्या होती है? ये एक फ्यूचर स्टेटमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। मतलब कि फ्यूचर में एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या अपने आप को कहाँ पे देख रही है, या एक इंडिविजुअल है वो अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखना चाहता है। ठीक है, तो ये फ्यूचर स्टेटमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। अब वो कैसे अचीव करते हैं, वो अपनी विजन को कैसे अचीव करते हैं? जो भी वहाँ के लीडर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो मिलके काम करते हैं उस विजन को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्यूचर स्टेटमेंट होती है विजन। आगे जो हमारे पास मिशन है ना, मिशन ये एक ब्रॉड जनरल स्टेटमेंट होती है। लाइक ये एक, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि विजन जो है ना वो एक डेस्टिनेशन है। ठीक है,
जो हमने, जैसे कि अब एक नर्सिंग स्टूडेंट है, उसकी क्या विजन है, वो क्या देखना, कहाँ पे देखना चाहता है अपने आप को कुछ सालों में। वो कहता है कि मैं 3 साल बाद, 4 साल बाद मैं इस पोजीशन पे हूँगा, ठीक है, मैं नर्सिंग इंस्ट्रक्टर, या जो भी उसके आगे विजन है वो ये चाहता है कि मैं स्टेट पे हूँगा, ठीक है, ये उसकी विजन है। अब जो उसका मिशन है ना, वो उसने क्या करना है कि जो उसने स्टेप्स लेने हैं, जो उसने मैप फॉलो करना है, वो वो होगा मिशन, ठीक है। जिस स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने विजन को कंप्लीट करेगा, फुलफिल करेगा, वो मिशन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेप्स होते हैं और ये प्रेजेंट स्टेट होती है, जो कि हम फॉलो करके आगे अपने मिशन, अपने विजन को कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो मिशन और विजन में आपने डिफरेंस याद रखना है। ये फ्यूचर स्टेटमेंट होती है और ये होती है प्रेजेंट स्टेटमेंट, ठीक है, जिसको फॉलो करते हुए, जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे आपने विजन को फुलफिल करना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक एमसीक्यू है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, कि पहले आपने अपना जो मिशन है वो डेवलप करना होता है, ठीक है, कि आपका क्या मिशन है। उसके बाद हमारे पास ये थी फिलोसफी की डेफिनेशन, उसमें 3 टर्म्स थी, वैल्यूज, विजन और मिशन। उसके बाद आगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ऑर्गेनाइजेशनल थीरीज। ऑर्गेनाइजेशनल थीरीज जो है वो बेसिकली हमारे पास 3 मेजर थीरीज हैं। एक है रिडक्टिव थ्योरी, उसके बाद है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी और अडेप्टिव थ्योरी, ठीक है। अब आपने इन तीनों थ्योरीज के सेकंड नेम है वो भी आपने याद रखने हैं, क्योंकि वो दूसरे नाम से भी पूछ सकते हैं आपसे। अब फर्स्ट वन हमारे पास कौन सी थ्योरी है, रिडक्टिव थ्योरी। इसका दूसरा नाम क्या है, क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल अप्रोच, ठीक है। अब ये थ्योरी जो है, इसके आगे फर्दर 4 एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहला एलिमेंट इसका है डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। सेकंड क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। थर्ड है चेन ऑफ कमांड। और फोर्थ हमारे पास है स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब आपने इसके ना कंसेप्ट याद रखने हैं, बाकी आप अंदर जो है वो अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। इसमें मेजर कंसेप्ट क्या है, अब इसके नाम से शो हो रहा है रिडक्टिव थ्योरी। रिडक्टिव मीन रिड्यूस से निकला है, ठीक है, रिड्यूस करना। सबसे पहला एलिमेंट क्या है, डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। अब ये थ्योरी, इस थ्योरी का जो ये जो एलिमेंट है इस थ्योरी का, वो क्या कहता है कि जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन वर्क कर रहे होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे होते हैं, उनके काम को हम डिवाइड कर दें, ठीक है, उनके लेबर को हम डिवाइड कर दें, तो वो उस काम की जो प्रोडक्टिविटी है, जो एफिशिएंसी है, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। डिवाइडिंग वर्क रिड्यूसेस द नंबर ऑफ टास्क दैट ईच पर्सन कैरीज आउट विद द इंटेंट टू इंक्रीज एफिशिएंसी। वही बात होगी कि अगर हम काम को डिवाइड कर देंगे डिफरेंट पर्सन में, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ में, तो उससे क्या होगा, एक तो बर्डन भी कम हो जाएगा, एक पर्सन के ऊपर काम डिवाइड हो जाएगा, और जो एफिशिएंसी है वर्क की वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या है, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। इसका मतलब ये है कि जो पर्सन जिस फील्ड में स्पेशलाइज हैं या एक्सपर्ट हैं, प्रोफिशेंट हैं, तो हमने उनको उसी फील्ड का काम देना है, ठीक है, उसी फील्ड से रिलेटेड उनको वर्क देना है, ताकि वो प्रॉपर एफिशिएंट फॉर्म में उसको परफॉर्म कर सकें। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो वर्क की प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो इंक्रीज हो जाती है, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे इम्प्रूव करती है, ठीक है। ये आपने कंसेप्ट याद रखना है, इसके नाम से ही डिवाइड करना है और स्पेशलाइजेशन की बेस पे वर्क को आगे एम्प्लॉयज़ में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना वर्क को, ठीक है। उसके बाद इसका जो सेकंड एलिमेंट है रिडक्टिव थ्योरी का, वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है ये क्या कहता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो इस कंसेप्ट पे बेस है, डिपार्टमेंटलाइजेशन के कंसेप्ट पे, अगर वो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस करता है, तो आगे उसके डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। अब इसका मतलब क्या है, ये डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होती है, इसमें क्या होता है कि हम जो जो भी वर्क होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, उसको डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट्स, ठीक है, कि इस डिपार्टमेंट का ये काम है, इस डिपार्टमेंट का ये काम है, ठीक है। तो इस तरह जब हम वर्क को डिवाइड करते हैं डिपार्टमेंट्स की बेस पे, तो उससे क्या होता है, उससे हमें 3 से 4 बेनिफिट्स होते हैं। टू मेंटेन कमांड, उससे जो कमांड है एक हर डिपार्टमेंट की, वो मेंटेन रहती है, ठीक है, और अथॉरिटी भी मेंटेन रहती है। उसके अलावा एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक नर्सिंग डिपार्टमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट का जो है ना वो अपना एक सिस्टम होता है वर्क करने का, ठीक है, अपनी उनकी एक सुपरविजन होती है, अथॉरिटी होती है, और एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बिल्ड होता है। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क करती है, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे एक टर्म है ब्यूरोक्रेसी।
ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन की एक फॉर्म है। यहाँ पे लिखा होगा, इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है। इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड एंड रूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल। ठीक है, ये किसने दिया था? मैक्स वेबर ने दिया था। अब ये ब्यूरोक्रेसी मॉडल क्या कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो रोल्स हैं, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो मेंबर्स वर्क कर रहे होते हैं, उनके जो रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो सारी क्लियरली डिफाइंड होती हैं। ठीक है, आइडियल होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उनमें कोई नहीं होती है, वो सारी रिजिड होती हैं, क्लियरली डिफाइंड होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ कि एक हॉस्पिटल में, हमारे पास एक हॉस्पिटल है, ब्यूरोक्रेटिक हॉस्पिटल। ठीक है, अब एक पेशेंट आया है, तो एक पेशेंट आया सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में, तो हमें पता है कि अगर वो ब्यूरोक्रेटिक है तो उसमें रोल्स डिफाइंड होते हैं ना, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर पर्सन की डिफाइंड होती हैं। जैसे कि अब रिसेप्शनिस्ट है, उसका काम क्या है कि उसने रिसेप्शन पे बैठना है और सारी पेशेंट की डिटेल लेनी है। ठीक है, उसके अलावा जो नर्स है उसका अपना रोल है। ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसने वाइटल साइन लेने हैं, उसकी पेशेंट को असेस करना है और आगे फर्दर अपना प्रोसीजर करने हैं। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर हैं, उसके अपने रोल्स असाइन हैं, उसे डायग्नोज करना है, प्लान करना है, ट्रीट करना है। सर्जन के अपने रोल्स हैं। इस तरह आगे सब पर्सन के जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं, सबके रोल डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये जब एक ऑर्गेनाइजेशन इस फॉर्म में वर्क करती है, इस मॉडल के थ्रू वर्क करती है, तो उसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ये आपने याद रखनी है टर्म, इसमें से एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड कंपोनेंट क्या है? चेन ऑफ कमांड। अब चेन ऑफ कमांड जो है वो क्या कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो चेन ऑफ कमांड की बेस पे वर्क करती है। ठीक है, इसके आगे दो टाइप्स हैं, दो फॉर्म्स हैं। एक हमारे पास होती है लाइन अथॉरिटी, एक होती है स्टाफ अथॉरिटी। ठीक है, चेन का मतलब क्या है कि हमारे पास एक चेन होगी। ठीक है, और कमांड का मतलब क्या है कि ऑर्डर की बेस पे होगी। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास डिफरेंट रोल्स की होती हैं, जैसे कि हमारे हेड नर्सिस हैं, उसके बाद स्टाफ नर्सिस हैं, फिर असिस्टेंट नर्सिस हैं। ठीक है, तो जो टॉप टू बॉटम किस बेस पे वो ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उनको उनके जॉब टाइटल्स की बेस पे। ठीक है, जॉब टाइटल्स की बेस पे, डिस्क्रिप्शन की बेस पे उनको अथॉरिटी दी गई है टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं चेन ऑफ कमांड। टॉप टू बॉटम जो अथॉरिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाती है। नीचे जब आता है, जब रैंक नीचे लेस रैंक पे जो होता है उसकी अथॉरिटी कम होती है, जो ऊपर अपर लेवल पे होता है उसकी अथॉरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, उसने नीचे वालों को डायरेक्शन देनी होती है, ऑर्डर देने होते हैं, काम करवाने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चेन ऑफ कमांड होती है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन की बेस पे और जॉब टाइटल्स की बेस पे। उसके अलावा अब इसके आगे दो फॉर्म्स हैं, एक होती है लाइन अथॉरिटी और एक होती है स्टाफ अथॉरिटी। ठीक है, लाइन में वही बात आ जाएगी कि अथॉरिटी की बेस पे। ठीक है, इसमें जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहला जो अपर लेवल पे, टॉप लेवल पे कौन है? चीफ नर्सिंग एग्जेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाए, इसके नीचे तो नर्स मैनेजर है, फिर आगे नीचे आ जाए तो स्टाफ नर्स है, और इससे नीचे आ जाए तो असिस्टेंट नर्स होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लाइन अथॉरिटी है। आगे समझ, इसमें आपको समझ आ जाएगी कि इसमें ना जो ये वाली अपर लेवल की होती है ना अथॉरिटी, उसके पास ये होती है कि वो नीचे वाले को ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, उसको डायरेक्शन दे सकती है, उसके पास सुपरवाइजरी अथॉरिटी होती है। और जो हमारे पास स्टाफ अथॉरिटी है ना, वो क्या होती है? उसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को जो है ना वो ऑर्डर नहीं दे सकता, जस्ट वो उसको एडवाइस दे सकता है, उसको गाइड कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अब ये एक्यूट नर्स प्रैक्टिशनर है। ठीक है, इसका नर्स मैनेजर के साथ क्या अथॉरिटी है? स्टाफ अथॉरिटी है। ठीक है, इस तरह नर्स मैनेजर की नर्स मैनेजर के साथ क्या अथॉरिटी है? स्टाफ अथॉरिटी है। मतलब कि एक नर्स मैनेजर दूसरे नर्स मैनेजर के साथ जो है वो उसको एडवाइस दे सकता है, उसको गाइड कर सकता है। ठीक है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोफिशेंसी है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, वो इन्हांस हो सके, प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो सके। लेकिन वो इसको ऑर्डर नहीं दे सकती। ठीक है, उसको जस्ट डायरेक्शन दे सकती है। तो ये हमारे पास डिफरेंस है लाइन अथॉरिटी का और स्टाफ अथॉरिटी का। जो लाइन अथॉरिटी है वो टॉप टू बॉटम होती है, और जो स्टाफ अथॉरिटी है वो हमारे पास पैरेलल होती है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस याद रखना है। इसमें सुपरवाइजरी पावर होती है। ठीक है, सुपरवाइजरी अथॉरिटी होती है टॉप टू बॉटम, और जो स्टाफ अथॉरिटी है उसमें क्या होता है? विदाउट सुपरवाइजरी पावर जो है वो एक पर्सन दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, एडवाइस कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो इसका फोर्थ कंपोनेंट है इस थ्योरी का, रिडक्टिव थ्योरी का, स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है कि एक जो हमारे पास मैनेजर है या एक सुपरवाइजर है, उसके अंडर कितने एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, या कितने सब ऑर्डिनेट्स जो है वो वर्क कर रहे हैं, या एक जो सुपरवाइजर है वो कितने लोगों को सुपरवाइज कर रहा है। ठीक है, वो होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ पे हमारे पास दो स्पैन ऑफ कंट्रोल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एक होता है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल और एक होता है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये आगे हम डायग्राम से देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है।
तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये सिंपल वर्डिंग में इस पैराग्राफ को लिखा हुआ है कि जो हमारे पास अब दो टाइप्स की होती हैं ऑर्गेनाइजेशन, या तो वो होंगी टाल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन और या वो होंगी फ्लैट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टाल स्ट्रक्चर में और फ्लैट स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है ये हम यहाँ से देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, टाल है, टाल की डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है, ये होती है मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। और ये हमारे पास क्या है, फ्लैट स्ट्रक्चर है। यहाँ से मिस्टेक है, ये आपने सही कर लेनी है। फ्लैट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसकी हमारे पास डायग्राम है। अब इनमें डिफरेंस क्या है ये हम पढ़ते हैं। जो टाल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, अब ये मोर कॉम्प्लेक्स क्यों होती है, क्योंकि इसमें हाईली स्पेशलाइज्ड न्यूमरस अमाउंट ऑफ जो है ना डिपार्टमेंट्स होते हैं, न्यूमरस नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इनकी अथॉरिटी होती है इन स्ट्रक्चर की, इन ऑर्गेनाइजेशन की, टाल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की, वो होती है सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, ये भी अपने वर्ड याद रखना है, इसको मैं आगे आपको बताऊंगी इनमें डिफरेंस क्या होता है सेंट्रलाइज अथॉरिटी में और डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी में। ठीक है, उसके बाद इसका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो नैरो होता है। ये आपने 4 पॉइंट्स अपनी बुक के ऊपर लिख लेने हैं। जो टाल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मोर कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, ये देखें ये कितनी कॉम्प्लेक्स ही आपको लग रही होगी। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या है कि इसमें स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, स्मॉल, जैसे कि अब ये हमारे पास एक इसका सुपरवाइजर है, इसके आगे दो, जस्ट हमारे पास दो क्या है आगे इसके सबऑर्डिनेट्स हैं, ये दो इसके आगे जो इसके अंडर काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये दो ग्रुप्स इसके हैं, आगे दो हैं, तो ये हमारे पास स्मॉल डिफरेंशिएटेड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, स्मॉल ग्रुप्स होते हैं और न्यूमरस अमाउंट में होते हैं। उसके बाद जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो नैरो होता है। नैरो क्यों है, क्योंकि देखें अब इसके अंडर दो काम कर रहे हैं तो नैरो होगा ना, इसके अंडर भी दो काम कर रहे हैं, नैरो है। आगे फर्दर दो दो हैं, तो ये स्मॉल ग्रुप्स हैं और नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, और हमारे पास जो अथॉरिटी है वो सेंट्रलाइज है। मतलब कि ये मैं आगे आपको बताती हूँ इसमें क्या डिफरेंस है। आगे हम ये देखते हैं जो फ्लैट होता है ना स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या होता है, ये लेस कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, अब ये लेस कॉम्प्लेक्स क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो ये हमारे पास वर्क ग्रुप्स होते हैं ना वो लार्ज होते हैं। जैसे कि हमारे पास अब ये एक सुपरवाइजर है, उसके नीचे कितने काम कर रहे हैं, 5 फर्दर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक लार्ज ग्रुप बना हुआ है, इसमें लार्ज ग्रुप्स होते हैं और लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, और जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो वाइड होता है, मतलब कि एक के अंदर काफ़ी सारे ग्रुप्स वर्क कर रहे होते हैं, तो इसका वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, ये वाइड है, ये भी वाइड है। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है, फ्लैट में और टॉल में क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी इनकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब आगे मैंने आपको बताया कि इसकी जो अथॉरिटी होती है वो सेंट्रलाइज होती है और जो ये फ्लैट है उसकी जो अथॉरिटी है वो डिसेंट्रलाइज होती है। इसमें क्या डिफरेंस है, जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है ना उसमें जो सुपरवाइजर्स होते हैं ना, जो मैनेजर्स होते हैं, उनके पास पावर होती है कि वो डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज अथॉरिटी। लेकिन जो हमारे पास डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी में क्या होता है कि जो भी हमारे पास लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं ना वो भी इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस बताया हुआ है। सेंट्रलाइज में क्या होता है कि जो भी हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो मैनेजर है, वो डिसाइड करता है कि कितनी जो है वो हॉस्पिटल में रिक्वायर है, सप्लाईज वगैरह जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो सारे डिसाइड करता है, वो डिसीजन लेता है। ठीक है, कब कब कहाँ पे कितना पहुँचाना है, इक्विपमेंट्स वगैरह पहुँचाने हैं। ठीक है, और जो भी स्केड्यूल बनते हैं शिफ्ट के सारे उसके कंट्रोल में होते हैं, वो सारे वही बना के आगे भेज रहा होता है। ठीक है, वार्ड्स के अंदर। तो ये हमारे पास है सेंट्रलाइज अथॉरिटी, जिसमें जो मेन मैनेजर है हॉस्पिटल का बस वो डिसीजन लेता है। लेकिन जो हमारे पास डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी है उसमें क्या होता है कि जो आगे फर्दर लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं, जैसे कि हेड नर्स हैं या वार्ड मैनेजर्स हैं, वो डिसाइड कर रहे होते हैं, वो भी डिसीजन ले रहे होते हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, उनके पास भी कुछ हद तक कंट्रोल होता है डिसीजन लेने का। लाइक हेड नर्स है, वो बता रही है हर वार्ड में कितना जो है सप्लाईज चाहिए, कितने इक्विपमेंट्स चाहिए, ठीक है, कितनी मेडिसिन चाहिए। तो इसके अलावा जो भी इनका स्केड्यूल बन रहा है, जो भी इनके वो रोस्टर्स बन रहे हैं, उसमें भी वार्ड मैनेजर जो हैं वो डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं डिसीजन मेकिंग में, जो लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं। और सेंट्रलाइज में क्या होता है कि जो बस टॉप लेवल का जो है ना मैनेजर, बस वही इन्वॉल्व होता है डिसीजन लेने में। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। तो ये जो फ्लैट टॉल था उसमें सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है, और जो फ्लैट है उसमें डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है। ये आपने एमसीक्यूज याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी फर्स्ट थ्योरी, रिडक्टिव थ्योरी। इसके 4 कंपोनेंट्स, 4 एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए। आगे हमारे पास जो सेकंड थ्योरी इसकी है वो है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, न्यू क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, और ये ब्रिज के तौर पे काम करती है, इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन रिडक्टिव थ्योरी और आगे हम पढ़ेंगे अडेप्टिव थ्योरी। उन दोनों के दरमियान में ये ब्रिज का काम करती है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ठीक है, अब इसका मेन फोकस किस पे है, जैसे कि अब नाम से शो हो रहा है ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमंस के ऊपर इसका मेन फोकस है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे ऊपर इसका फोकस है। ठीक है,
अब इसका जो मेन आगे क्या था, पर्पस क्या था, इसने ये थ्योरी क्यों दी थी, किसने दी थी, इसके ऊपर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए थे, ये हम देखते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट पे कि अब ह्यूमनिस्टिक थ्योरी को प्रूव करने के लिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए थे, किसने किया था। ठीक है। तो एक कंपनी है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, इस कंपनी ने एक्सपेरिमेंट किया था हॉथोर्न प्लांट के ऊपर चिकागो में। ठीक है। ये प्लेस का नाम है चिकागो। ठीक है। और ये हॉथोर्न प्लांट जो है वो एक इंडस्ट्रियल प्लांट, ये प्लांट वो नहीं है जो ट्रीज वाला होता है। ठीक है। ये प्लांट वो है, एक इंडस्ट्री का नाम है, एक एरिया का नाम है जहाँ पे इन्होंने स्टडी की थी इस ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के ऊपर। ठीक है। अब ये जो स्टडी हुई थी ये किस बारे में थी, इन्होंने फोकस किया था प्रोडक्टिविटी के ऊपर कि जो पर्सन है या जो ह्यूमन है उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे इन्हांस कर सकते हैं। इन्होंने देखा था, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि जो लाइट है ना, इल्यूमिनेशन, लाइट का और प्रोडक्टिविटी का क्या रिलेशन है। जैसे कि अब एक फैक्ट्री है, एक इंडस्ट्री है जो जो कि इन्होंने नाम लिया हुआ है हॉथोर्न प्लांट का। इस प्लांट में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क कर रहे थे। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि वो जो इल्यूमिनेशन थी, वहाँ पे जो लाइट थी उसको ऑन ऑफ किया। ठीक है। पहले जो लाइट है उसको ऑन रखा, उसको देखा कि जो मेंबर्स हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं, इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है कि नहीं। ठीक है। तो जब उन्होंने इल्यूमिनेशन ऑन की तो उससे जो प्रोडक्टिविटी है वो तो इन्हांस हुई। ठीक है। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्हांस होगी। ठीक है। क्योंकि प्रॉपर लाइट मिल रही है उनको। फिर उन्होंने देखा कि जो इल्यूमिनेशन है अगर वो डिक्रीज कर दें, वो कम कर दें, तब भी उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। ठीक है। तो उन्होंने देखा कि ये क्या इनमें क्या रिलेशनशिप, ये ऐसे क्यों आ रहा है, ये इसकी क्या रीज़न है। तो उन्होंने आगे डिफरेंट रिजल्ट्स निकाले थे। इसमें कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो कि ये सारे इन्वॉल्व होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में। ठीक है। अब इसका जो मेन था ना फोकस, वो किसके ऊपर था, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर, ह्यूमन डिज़ायर्स के ऊपर। ठीक है। ये आगे हम देखते हैं, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में दिखाती हूँ, हॉथोर्न इफेक्ट। अच्छा, ये मैं आपको अब यहाँ पे जो इस पूरी स्टडी हुई है ना, इस पूरी स्टडी को आगे इन्होंने नाम दिया था हॉथोर्न इफेक्ट का। ठीक है। हॉथोर्न इफेक्ट क्या होता है कि जब एक पर्सन काम कर रहा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन पीपल नो समवन इज वॉचिंग देम दे स्टार्ट वर्किंग बेटर। लाइक एक पर्सन है, वो कुछ भी कर रहा है, वो कोई भी काम कर रहा है, अगर वो ये जानता है कि कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा है, कोई इसको देख रहा है, तो वो काम ज़्यादा अच्छे से करेगा। ठीक है। अगर उसको अटेंशन मिल रही है, कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो काम जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको परफॉर्म करेगा। तो इसको उसने कहा था ये हॉथोर्न इफेक्ट होता है। ठीक है। इस तरह ये इन्होंने इस कंडीशन में भी यही प्रूव किया था कि जब हम एक पर्सन, जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो भी वहाँ पे मेंबर्स काम कर रहे होते हैं, अगर उनको हम ऑब्जर्व करें, ठीक है, वहाँ पे कि वो कैसा काम कर रहे हैं, तो ये मैटर नहीं करता कि हम उनको प्रॉपर इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करें ना करें, वो तो काम करते रहेंगे क्योंकि हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपने इसको रिलेट करना है ह्यूमन के साथ और इनकी स्टडी के साथ क्या रिलेशन है। जब एक, यहाँ पे भी वही बात लिखी हुई है, अगर जब एक पर्सन को हम प्रॉपर अटेंशन दें, प्रॉपर उनके साथ इंटरेक्ट करें, तो उससे क्या होता है, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है पर्सन की वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। प्रोडक्टिविटी इन्हांस होती है। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं हॉथोर्न इफेक्ट। ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, या आपने अपनी बुक के ऊपर लिख लेने हैं कि ये जो थ्योरी हमारे पास है ना, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, इसके मेन फीचर्स कौन कौन से हैं। ये किस पे फोकस करती है, एम्प्लॉय मोटिवेशन पे। लाइक अगर हम जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी वहाँ पे वर्कर्स या काम करें, उनको अगर मोटिवेट करें, उनको ऑब्जर्व करें, उनको प्रॉपर फीडबैक दें, तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो मतलब कि ह्यूमन के ऊपर फोकस हो रहा है ना, ह्यूमन के ऊपर फोकस, इसमें जो थ्योरी के ऊपर हम थ्योरी में फोकस करते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर, ह्यूमन डिज़ायर्स के ऊपर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन अगर अच्छी होगी, टीम वर्क होगा, रिस्पेक्ट करेंगे हम एम्प्लॉयज़ की, तो उससे भी परफॉर्मेंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की इंप्रूव होगी। ठीक है। और अगर उनको हम इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, लीडरशिप में या डिसीजन मेकिंग में, जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अगर इन्वॉल्व करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तब भी वहाँ की जो परफॉर्मेंस है, प्रोडक्टिविटी है, वो इंप्रूव होगी। ठीक है। उसके अलावा वहाँ का जो वर्क इन्वायरमेंट है उसको अगर हम इम्प्रूव करेंगे, प्रमोट करेंगे, तब भी हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये हमारे पास थी इसकी सेकंड थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। इसमें हमें दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो हमारे पास ये इसका एक्सपेरिमेंट है, ये आ जाता है। ठीक है। जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी ने किया था चिकागो में हॉथोर्न प्लांट के ऊपर, ये एक्सपेरिमेंट क्या था, इसमें उन्होंने क्या फाइंड किया। उसके बाद आगे यहाँ पे था हॉथोर्न इफेक्ट। ये लास्ट टाइम जो है ना पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, हॉथोर्न इफेक्ट क्या होता है, इसको आपने एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड थ्योरी है इसकी, वो है अडेप्टिव थ्योरी। ठीक है। अडेप्टिव थ्योरी क्या कहती है, ये आपके जो है ना वर्ड से शो हो रहा है, अडेप्ट करना। ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का
अडेप्ट करना किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। लाइक एक कोई भी सिचुएशन चेंज हुई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लाइक उसका इन्वायरमेंट चेंज हुआ है या उसकी कोई भी टेक्नोलॉजी न्यू आई है उस ऑर्गेनाइजेशन में, या पॉलिसी चेंज हुई है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है या वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस हद तक एडजस्ट कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं उस चेंज को, ठीक है। तो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है अडेप्टिव थ्योरी। अब इसके आगे तीन हमारे पास फर्दर कंपोनेंट्स हैं, तीन आगे इसके सब कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सिस्टम थ्योरी है, उसके बाद है कॉन्टीजेंसी थ्योरी, और थर्ड हमारे पास है कॉज थ्योरी, ठीक है। ये तीनों हम पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी क्या कहती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ना वो एज अ सिस्टम वर्क करती है, एज अ होल वो वर्क करती है। अगर कोई भी उसका पार्ट जो है, कोई भी स्ट्रक्चर अगर फेल हो जाता है तो आप पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्टर्ब हो सकती है। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं कि अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक पूरा जैसे हॉस्पिटल है, वहाँ का जो इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट है ना वो फेल हो गया, ठीक है, किसी न किसी वजह से वो फेल हो गया, वो अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर रहा। तो जो भी हर डिपार्टमेंट में जो इन्फेक्शन की टीम होती है, वो जो सुपरवाइज करी होती है इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट वाली, वो भी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो फिर सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। उन सबको अपना अपना जो है वो प्रोटोकॉल सेट करने पड़ेगा इन्फेक्शन से रिलेटेड। तो ये हमारे पास सिस्टम थ्योरी कहती है कि जब कोई भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम डिस्टर्ब होता है, कोई एक पार्ट डिस्टर्ब होता है ना, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके तीन सिस्टम थ्योरी कहती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसके तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास है इनपुट, और एक हमारे पास है थ्रोपुट्स, और थर्ड हमारे पास क्या है, आउटपुट। अब इनमें क्या डिफरेंस है, जो हमारे पास है ना सिस्टम थ्योरी के अकॉर्डिंग इनपुट क्या होते हैं, लाइक हमारे पास जो भी स्टाफ है, ठीक है, जो केयर प्रोवाइड करेगी, ठीक है, पेशेंट्स को, और इक्विपमेंट्स जो हमने यूज़ करने हैं, मेडिसिन जो हमने यूज़ करनी है, मनी जो फाइनेंस वगैरह हमारा आ रहा है, जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ये सारी हमारे पास क्या है, इनपुट है, ठीक है, जो कि हम स्पेंड कर रहे हैं पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। उसके बाद जो थ्रोपुट है, अब थ्रोपुट क्या है, ये एक पूरा प्रोसेस है, लाइक इनको हम यूज़ करते हैं इस प्रोसेस के अंदर, ये सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं थ्रोपुट के अंदर, ताकि हम पेशेंट्स को डायग्नोज कर सकें, उनको ट्रीट कर सकें, उनको नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। ये सारा हमारे पास क्या है, प्रोसेस हो रहा है, हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं, डायग्नोज कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास आता है थ्रोपुट के अंदर। अब जो ट्रीट करते हैं या डायग्नोज करते हैं, या उसके बाद हमारे पास जो आउटपुट आती है, जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, आउटकम्स आते हैं, उसको हम कहते हैं आउटपुट, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, जैसे पेशेंट जो है वो रिकवर हो गया है, ठीक है, तो ये आउटपुट आ गई है। पेशेंट सेटिस्फाई है हेल्थ केयर ट्रीटमेंट से, तो वो आउटपुट है। पेशेंट की रिपोर्ट हमने लैब्स भेजी थी डायग्नोसिस के दौरान, तो उसकी जो लैब रिपोर्ट्स आई हैं वो हमारे पास क्या है, आउटपुट है। तो ये हमारे पास तीन सिस्टम्स होते हैं, तीन कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम थ्योरी के अंदर, इनपुट, थ्रोपुट और आउटपुट। ये आपने ऐसे इसके ऊपर बुक के ऊपर लिख लेना, ये आपने जस्ट कॉन्सेप्ट लेना, बाकी इसमें सिंपल ही लिखा हुआ है। उसके बाद आगे हमारे पास है सेकंड इसकी कॉन्टीजेंसी थ्योरी, ठीक है। अडेप्टिव थ्योरी की सेकंड जो पार्ट है वो है कॉन्टीजेंसी थ्योरी। अब कॉन्टीजेंसी थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारे पास कॉन्टीजेंसी का मतलब है सिचुएशन, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो किसी भी सिचुएशन की बेस पे जो उसका स्ट्रक्चर है ना वो वर्क करता है। ये नहीं कि अब उसका जो स्ट्रक्चर है वो वैसे ही रहना है हर सिचुएशन में। वो ये कहती है ये थ्योरी कि जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा, जिस तरह का कोई ना कोई चेंज आया, कोई भी ऐसा सोशली या क्लिनिकल बेसिस पे चेंज आया उस इन्वायरमेंट के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पे सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है कि इसमें हम डिसीजन लेते हैं सिचुएशंस की बेस पे, ठीक है। जैसा सिचुएशन होगा ऑर्गेनाइजेशन का, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी नीड्स की बेस पे हम डिसीजन लेते हैं, और जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो भी हम यूज़ करते हैं उस कंडीशन की बेस पे, सिचुएशन की बेस पे, ठीक है। जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसकी बेस पे हम जो है स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और यूज़ करते हैं डिफरेंट वेज में, ठीक है। ये हमारे पास थी कंटीजेंसी थ्योरी। उसके बाद हमारे पास क्या है, थर्ड पे कॉज थ्योरी। अब कॉज थ्योरी क्या कहती है कि किसी भी टाइम पे जो है ना वो अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन आ सकती है हॉस्पिटल में या ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। कि अब इसमें सिंपल वर्ड में बताऊं कि एक सिचुएशन जो है वो सेम नहीं रह सकती किसी भी टाइम पे, ठीक है। किसी भी टाइम पे जो सिचुएशन है वो चेंज हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमने उस सिचुएशन की बेस पे जो है वो डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है, और अपने जो है ना अडेप्ट करना होता है अपने स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइजेशन के। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लूडिटी, स्पीड ऑफ अडेप्टेबिलिटी, ये सारे वर्ड जो हैं वो इसमें यूज़ होते हैं कॉज थ्योरी में, कि कॉज थ्योरी में हमें ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, फ्लूडिटी होनी चाहिए उसके अंदर, ताकि हम उन कंडीशन की बेस पे डिसीजन ले सकें, ठीक है। क्योंकि ये थ्योरी कहती है कि किसी भी टाइम पे सिचुएशन जो है वो अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है,
तो हमें उसके हिसाब से प्रिपेयर रहना चाहिए। जैसे अब कोविड-19 आया था, तो जो भी पॉलिसी थी पहले बनी हुई थी वो सारी चेंज होगी। जो भी उनका था ना स्टाफ का स्केड्यूल वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गया, उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है? तो ये सिचुएशन की बेस पे जो है ना पॉलिसीज़ या वो हम चेंज कर सकते हैं ऑर्गेनाइज़ेशन की, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल दी हुई है, अ पेशेंट कंडीशन वाज स्टेबल इन द मॉर्निंग, ठीक है? पेशेंट जो है वो स्टेबल था मॉर्निंग में। अब कुछ हमने ऐसी उसको मेडिकेशन दी या कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस आ गई उसकी बॉडी के अंदर कि उसका जो बीपी है वो सडन ड्रॉप कर गया, ठीक है? हालाँकि मॉर्निंग में वो बिल्कुल स्टेबल था। कोई उसको उसने कोई मेडिकेशन ली तो उससे क्या हुआ, उसका जो बीपी है वो सडन ड्रॉप कर गया और उसका बीपी इतना ड्रॉप हुआ कि उसकी जो कंडीशन है वो वर्स्ट कंडीशन तक जो है ना वो चली गई। जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पेशेंट इस कंडीशन में भी जा सकता है, ठीक है? तो इस ये थ्योरी ये कहती है कि किसी भी सिचुएशन में जो है ना वो जो कंडीशन है वो अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। मतलब कि स्मॉल चेंजेस जो हैं वो बिग इफेक्ट ला सकते हैं। तो हमें हर सिचुएशन के हिसाब से प्रिपेयर रहना चाहिए और हमें उस हिसाब से अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो हमने फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए, ठीक है? तो ये हमारे पास थी कोर्स थ्योरी। तो आज हमने क्या पढ़ा? कुछ हमने पहले टर्म्स पढ़ी, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसकी 2 टाइप्स थी, स्मॉल और लार्ज। उसके बाद हमने पढ़ा जो फिलॉसफी है उसके आगे 3 टर्म्स होती हैं, वैल्यूज़, मिशन और विजन, ठीक है? उसके बाद हमने ये 3 थ्योरीज़ पढ़ी। रिडक्टिव थ्योरी, आगे इसके 4 एलिमेंट्स थे। उसके बाद हमने पढ़ा ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, उसमें हॉथॉर्न इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। और थर्ड पे हमने पढ़ी अडेप्टिव थ्योरी, उसमें भी आगे फर्दर 3 थ्योरीज़ हैं, सिस्टम थ्योरी, कॉन्टीजेंसी थ्योरी और कॉज थ्योरी, ठीक है? ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है इसलिए हम इसको ना थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट भी ज़्यादा है। इसमें से 2 क्वेश्चन आने हैं आपके फाइनल में, तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। ये आपने पूरा रीड करना है बुक से अच्छे से, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आपने ग्रुप पे मुझसे पूछ लेना या आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है?